यूनिफॉर्म सिविल कोड के बूते चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जी हाँ, नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार बिना हिंदू मुस्लिम किए ना तो चुनाव लड़ सकती है ना जीत सकती है, इसलिए हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम जरूर करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे हिंदू वोट साधने रहते हैं। अब बेचारी देश की जनता को क्या पता, वो तो सोचती है मोदी जी की सरकार हमारा भला ही कर सकती है, बुरा नहीं कर सकती। इसका फायदा बखूबी मोदी सरकार उठाती आ रही। जी हाँ, जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगे, वैसे ही हर बार की तरह बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू किया है। इसके तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है। तो वहीं लॉ कमीशन की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने कहा है देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले लॉ कमीशन की अपील राजनीति से प्रेरित है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों इस पर देश भर में बहस छिड़ी है, क्या है यह कानून बन पाएगा या नहीं, इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है, यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुस्लिम ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुस्लिम, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता है, सब समान है। तो वहीं सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानून में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, सांस्कृतिक और परंपराओं का खास महत्व। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानून को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिम में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह के ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाला हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहले कब उठा? बता दें कि 1835 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की, इसमें क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। फिर 1941 में BN राव कमेटी बनी, इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया।
इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1991 में भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 में 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। जो कानून बने वो इस तरह से हैं, आपको बता दें। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1995, हिंदू सेक्शन कोड 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जात में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की एक से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। तो वहीं राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना है कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के ही क्यों, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है वो भी आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। तो वहीं नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बिल पेश किया उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं, ये भी आपको बता दें कि राज्यसभा या लोकसभा में 2 तरह से कोई बिल पेश किया जा सकता है। एक सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। मतलब सरकारी बिल सरकार का कोई मंत्री पेश करता है या सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा का कोई मेंबर जो मंत्री नहीं हो पेश कर सकता है, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यही वजह है कि नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा गया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्राइवेट बिल पेश करने का प्रोसेस और मायने क्या है को बता दें कि सरकारी बिल किसी भी दिन सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने में से पहले सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है। उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है। सदन सचिवालय जांच करता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। जांच के बाद वह इसे लिस्ट करता है। प्राइवेट बिल को मंजूरी करने के लिए या न खारिज करने का फैसला लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। तो वहीं बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है, इसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है। 1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून का रूप ले सके।
सुप्रीम कोर्ट अपीलीय क्षेत्राधिकारी का विधेयक 1968 आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1970 में कानून बना। इसके बाद कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो सका। तो वहीं 16वीं लोकसभा यानी 2014-19 के बीच 999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिल पर ही हो सकी। ये 24 नवंबर 2022 की तस्वीर है जब किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सांसद हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार। फिर इस विधेयक को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में क्यों पेश किया गया था? बता दें कि CSDS के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे बताते हैं कि सरकार ने इस बिल के जरिए एक तरह से लिटमस टेस्ट किया, क्योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि इससे सिर्फ अल्पसंख्यक प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हिंदू भी प्रभावित हो सकते हैं, उनकी तरह से भी विरोध हो सकता है। इसलिए सरकार बिल को लेकर बाकी पार्टियों का स्टैंड, देश का मूड और साधु संतों का मूड जानना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई कहते हैं कि इसके पीछे कानूनी और राजनीतिक दोनों ही पहलू हैं। भले ही बीजेपी शासित राज्य से लागू करने की बात कह रहे हों, लेकिन इसे स्टेट लेवल पर लागू करना मुमकिन नहीं। ये जब भी लागू होगा केंद्र सरकार के लेवल पर ही होगा और उसके लिए भी इसे लागू कराना आसान नहीं होगा। लिहाजा वो ये देखना चाहती है कि किस लेवल पर इसका विरोध होता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इसके बहाने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश में जुटी है। वो चाहती है कि कोई इसका विरोध करे, विवादित कमेंट करे, ताकि आने वाले चुनाव में इससे बड़े लेवल पर मुद्दा बनाया जा सके। दरअसल CAA और NRC पर सरकार घिर गई थी। दिल्ली सहित कुछ शहरों में दंगे भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि हम अभी NRC लागू नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार खुद बिल लेकर आती तो विवाद और विरोध के बीच दोनों सदनों से बिल को पास कराना उसके लिए सवाल हो जाता। इसलिए बीजेपी सांसद ने इसे प्राइवेट बिल के रूप में पेश किया ताकि बिल पास ना भी हो, सरकार की किरकिरी नहीं होगी। जी हाँ, बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या स्टैंड है ये भी आपको बता दें कि बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है। इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। एक भी घोषणा पत्र ऐसे नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ना की हो। पंथ निरपेक्ष देश में कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा है कि जब कभी भी अनुकूलता हो देश के विधानमंडलों और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। एक दूसरे इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल बना है। दूसरे राज्य में भी इसको लेकर प्लान कर रहे हैं। तो वहीं मुझे लगता है कि कई राज्य स्वयं ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके बाद भी अगर 2024 तक यह लागू नहीं होता है तो हम वापस सत्ता में लौटने के बाद इसे देश भर में लागू कर देंगे। सदन के लास्ट सेशन के दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं है। हालांकि राज्य से लागू कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत उन्हें इसको लेकर कानून बनाने का अधिकार है। इसी महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछले महीने संविधान दिवस के मौके पर कहा था कि कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन प्रदेशों में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना पर काम हो रहा है उनसे हम सुझाव ले रहे हैं। तो वहीं दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है या नहीं, आपको बताते हैं। बता दें कि अभी देशों में गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1967 में नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा।
अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ हैं। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अन्य खबरों को, विश्लेषण को जानने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज नेशनल के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना